हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली 10th क्लास के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और 10th क्लास के ही सिलेबस में है। ये खंड आ का पहला लेसन है जिसे अंतिम खाते कहते हैं। और इसके अलावा ये भी अंतिम खाते जो है हमारे 11th क्लास में भी है। वो स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, BBA में भी है, वो स्टूडेंट भी इससे लाभ ले सकते हैं। बट केवल इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में है, और यहाँ पर हिंदी में है। तो क्योंकि मैं 10th क्लास के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी में ही ज़्यादा पढ़ाऊँगा। कोशिश करूँगा सारे कुछ इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करूँ जिससे इंग्लिश में बच्चों को भी आपको समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतिम खाते का चैप्टर है। और सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, मेरी पिछली वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाया था अकाउंटिंग प्रोसेस का, यानी कि लेखांकन प्रक्रिया का। तो लेखांकन प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि लेखांकन प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, जो शुरू होती है, वो लेन देन या सौदों से होती है। लेन देन को ही ट्रांजैक्शन कहते हैं या सौदा कहते हैं। अब जब कोई व्यक्ति लेन देन करता है तो उस लेन देन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे स्मरण बुक, पुस्तक या मेमोरेंडम बुक कहते हैं। लेकिन मेमोरेंडम बुक को सभी व्यापारी नहीं रखते हैं, कुछ व्यापारी रखते हैं। इसलिए रखना चाहते हैं कुछ व्यापारी कि कोई भी अगर गलती हो जाए तो स्मरण बुक में हो, हमारी प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तक जर्नल है उसमें वो गलती ना हो। कोई कटिंग है, कोई इरेजर से मिटाना है, वो सब स्मरण बुक इसलिए रखा जाता है। एक रफली बुक होती है स्मरण बुक, लेकिन जो मेन बुक होती है आपकी प्रारंभिक पुस्तक की वो होती है जर्नल। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड जर्नल क्या होता है, जिसमें दिन प्रतिदिन के लेखे डेट वाइज डेट किए जाते हैं, उसे हम जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने रोजनामचे में जर्नल एंट्रीज के सारे रूल्स आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, और जर्नल एंट्रीज की काफ़ी प्रैक्टिस भी कराई थी। जिन स्टूडेंट्स ने वो ना देखी हो तो वो जर्नल की मेरी वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख लें। इसके बाद जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर क्या होता है, यानी कि खाता बही। यानी जर्नल में मैंने आपको बताया था, जैसे आपने आज जो सेल की है उसको रिकॉर्ड आज करेंगे, आज उसका लेखा करेंगे। कल जो सेल करी कल लेखा करेंगे, परसों जो सेल की परसों। ऐसे ही एक महीने में आपने 20 बार सेल करी तो 20 बार उसका लेखा होगा। ऐसे ही एक साल में आपकी 100 बार सेल है तो 100 बार लेखा होगा। डेट वाइज डेट होता है। ऐसे ही परचेज का भी लेखा, क्रय का भी लेखा कई बार होगा। तो विक्रय और क्रय का जब कई बार लेखा होता है और हमें वर्ष के अंत में ये मालूम करना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यानी कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई। तो लाभ हानि जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में आपने माल बेचा कितने का था और माल खरीदा कितने का था। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का माल बेचा था और उस माल को एक साल में आपने 4 लाख रुपए का खरीदा था, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख रुपए का हुआ। तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट आपको कैसे पता चला? जब एक साल की सेल्स आपको पता लग गई। लेकिन जर्नल में तो एक साल की जो सेल है वो 50 जगह एंट्री हैं, तो 50 जगह अलग अलग। तो क्या करेंगे, उन 50 एंट्री को एक जगह पर हम कलेक्ट कर लेंगे, एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। और उसको इकट्ठा कहाँ पर करेंगे? उसको इकट्ठा करने के लिए यानी कि वर्गीकृत कर लेंगे लेखों का जब वर्गीकृत कर लेते हैं, जैसे एक वर्गीकरण में आ जाता है आपका विक्रय खाता। तो विक्रय से संबंधित जितनी भी एंट्रियां हैं, आपकी जितने भी लेखे हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे विक्रय खाते में। यानी विक्रय से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो विक्रय खाते से आपको मिल जाएगी। ऐसे ही क्रय खाता खोलेंगे तो क्रय से संबंधित जितनी जानकारी है वो क्रय खाते से मिल जाएगी। क्रय खाते में उसकी सारी लेखों की पोस्टिंग हो जाएगी। तो अब हमें क्रय खाते का जब टोटल करेंगे तो टोटल आता होगा 4 लाख रुपए, और विक्रय खाते का टोटल करेंगे तो 5 लाख। तो अब हमें आसानी से पता चल जाता है कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब तक आपने लेजर नहीं बनाया, जब तक तो 50 ही जगह क्रय की एंट्री थी, 50 जगह विक्रय की एंट्री थी। ऐसे में प्रॉफिट निकालना थोड़ा आपका मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम जो दूसरा हमारा होता है वो जर्नल के, यानी कि पहला जो प्रक्रिया में पहले हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, और लेन देन को स्मरण बुक में, और कुछ व्यापारी स्मरण बुक नहीं रखते हैं तो वो डायरेक्ट जर्नल यानी कि जर्नल में उसको लेखे करते हैं, रोजनामचे में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं।
जर्नल एंट्री को जो है दूसरी अगली प्रक्रिया जो आती है उसमें खाता बही बनाई जाती है, खातों में उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। खाता बही का टोटल करते हैं, टोटल करके उसका अंतर निकालते हैं और उस अंतर को अगली जो प्रक्रिया है वो तलपट बनाया जाता है। तलपट में ले जाकर हम उस अंतर को, यानी तलपट कई विधियों से बनाया जाता है, जैसे एक आपकी अंतर विधि होती, मुख्यतः अंतर विधि जो है बैलेंसिंग मेथड वो ज़्यादा प्रचलित है। तो जितने भी खातों का अंतर आया उस अंतर को, डेबिट का अंतर है तो डेबिट में पोस्ट कर दिया जाता है, ऋण में, क्रेडिट का अंतर है तो क्रेडिट में पोस्ट कर दिया जाता है, तलपट बना दिया जाता है। तलपट एक तरीके से समझिएगा, जितनी भी अभी तक आपने जर्नल बनाए थे, लेजर में पोस्टिंग करी थी, उनकी अंक गणितीय शुद्धता की भी जांच कर लेता और एक तरीके से समझिएगा खाता बही और जर्नल का सारांश हुआ करता है, वो सारांश हुआ करता है। अब हमारा जब तलपट बनकर तैयार हो जाता है तो तलपट के बाद अब कोई भी व्यापारी है, उसने जो व्यापार किया था वो लाभ के उद्देश्य से किया था, तो वो ये जानना चाहता है कि 1 साल उसका पूरा हो जाता है, 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाता है तो 1 साल के बाद उसे ये जानना है कि हमारे व्यापार से हमें कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है, और इसके साथ साथ में हमारी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी है, कितना हमें को प्रॉफिट हुआ है वर्ष के अंत में, एक आर्थिक वर्ष में, इकोनॉमिक ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये देखना मेन उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है व्यापारी का कि हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इन सब को देखने के लिए, अपना लाभ हानि जानने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति देखने के लिए व्यापारी वर्ष के अंत में जो खाते बनाता है उन खातों को अंतिम खाते कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फाइनल अकाउंट्स का क्या उद्देश्य होता है। तो एक पहला उद्देश्य होता है लाभ हानि ज्ञात करना और दूसरा उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। तो जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, व्यापारी सर्वप्रथम अपने लेन देनों का प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करता है, फिर खाता बही में खतौनी करता है, उसके बाद खतौनी की शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट बनाता है। लेकिन इस कार्य से व्यापार के सकल एवं शुद्ध लाभ ज्ञात नहीं होते हैं, आय व्यय, आर्थिक स्थिति नहीं ज्ञात होती, संपत्ति और दायित्व कितने। आर्थिक स्थिति का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, यानी कि हमारे बिजनेस में संपत्तियां कितने रुपए की हैं और हमारे ऊपर जो दूसरे लोगों का कर्ज है, कर्ज को ही हम कहते हैं दायित्व, हमें दूसरों का पैसा देना कितना है। इन सब को देखने के लिए ही जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते, अंतिम लेखे या वित्तीय विवरण, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। इनका अपना वैधानिक दृष्टि से भी इनका बनाना वैधानिक दृष्टि से भी आवश्यक होता है। अब अंतिम खातों में जो खाते बनाए जाते हैं वो कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो वैसे जो प्रचलित खाते होते हैं वो 3 होते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और अंतिम खाते। लेकिन कुछ व्यापारी, जो ऐसे व्यापारी होते हैं जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, भाई बिजनेस जो होता है, व्यापार, वो 2 तरीके से हो सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे एक फर्नीचर का बिजनेस करना है, फर्नीचर का व्यापार करना है, तो फर्नीचर का व्यापार मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो ये है कि फर्नीचर गाज़ियाबाद, हापुड़, यहाँ पर बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है, सहारनपुर में बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है और सस्ते रेट में मिल जाता है, तो मैं यहाँ से जो है फर्नीचर बना बनाया लाऊं और शाहजहाँपुर में उसे बेचूं। मैं बेड, सपोज कर लीजिए बेड लाता हूँ, सोफ़ा सेट लाता हूँ, अलमारी लाता हूँ, इनको सपोज कर लीजिए बेड में 10,000 रुपये का लाया वहाँ से, और वहाँ से यहाँ तक आने में 2,000 खर्च हो गए, मुझे 12,000 रुपये में पड़ता है ये बेड, और मैं यहाँ पर 15,000 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाया करता है। तो एक तो मेरा तरीका ये है कि मैं बना बनाया माल लाऊं और उसको बेचूं। तो जो ऐसे व्यापारी होते हैं जो बना बनाया माल लाते हैं और उसको यहाँ पर बेचते हैं, तो ऐसे व्यापारी 3 अकाउंट बनाते हैं, एक तो व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। अपने लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए और व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये 3 अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अब दूसरा मेरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करवाऊँ, फर्नीचर का निर्माण करवाऊँ, फर्नीचर बनवाऊँ। कैसे फर्नीचर बनता है भाई, मैं लकड़ी मार्केट से ख़रीदूँ, लकड़ी के बाद प्लाईवुड मार्केट से ख़रीदूँ, सनमाइका ख़रीदूँ और जितना भी मटेरियल उस फर्नीचर में लगता है वहाँ पर ख़रीद के लाऊँ। ख़रीद के लाने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर को भी अपने यहाँ पर लगा लूँ, कारपेंटर को एज ए वर्कर्स वो यहाँ पर काम करेंगे
ठीक है, उनको लगाऊँ और कारपेंटर मेरा सारा फर्नीचर तैयार करके मुझे दें और तैयार करने के बाद फिर मैं उनका सेल करूँ। तो ऐसा बिजनेस जो है वो 4 अकाउंट बनाता है फाइनल अकाउंट्स में। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि जिसे हम कहते हैं निर्माण खाता, निर्माणी खाता। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम कहते हैं व्यापार खाता। और तीसरा हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम कहते हैं लाभ हानि खाता। और चौथा बनाएंगे बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट बनाते हैं। अब चारों अकाउंट का अलग अलग लॉजिक होता है, अलग अलग एक उद्देश्य होता है बनाने का। उस उद्देश्य को अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो हमें अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, सारी चीज़ें अकाउंट्स की समझ में आ जाती हैं। बेटा मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपको जो कॉमर्स है, कॉमर्स सीखने की चीज़ है ना कि रटने की चीज़ है। इसे रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर इसको सीखिएगा। जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, उतना ये आपके लिए बहुत इजी, बहुत सरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहला खाता हम बनाते हैं निर्माणी खाता। तो निर्माणी खाते में आप देखिएगा कि निर्माणी खाते का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है। हमने यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पर एक फर्नीचर की मेरी शॉप, फर्नीचर का शोरूम है और मैं फर्नीचर अपनी फैक्ट्री में निर्माण करवाता हूँ। निर्माण करा के उस फर्नीचर को शोरूम में जाता है और वहाँ पर फर्नीचर बेचा जाता है। ठीक है, तो अब फर्नीचर कहाँ पर निर्माण होगा? फर्नीचर का निर्माण होगा फैक्ट्री में, कारखाने में, और बिकेगा कहाँ पर? वो शोरूम में बिकेगा जाके। तो अब यहाँ पर निर्माण फैक्ट्री में होगा तो हमारा जो निर्माणी खाता होगा वो फैक्ट्री से संबंधित होगा। और फैक्ट्री में निर्माण होने के बाद जब तैयार माल हो जाता तो तैयार माल कहाँ जाता है? आपका शोरूम में जाता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि फैक्ट्री से संबंधित जब निर्माणी खाता हुआ तो निर्माणी खाते का मेन उद्देश्य है कि जो हमने माल तैयार किया है, निर्माण किया है, उस माल की निर्माण की लागत कितनी है, यानी तैयार माल होने पर वो माल कितने रुपए में तैयार हुआ है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो बेचेंगे माल उसकी हमें बनकर वो हमारे यहाँ कितने में तैयार हुआ, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, उसकी तैयार माल की लागत कितनी है, ये मेन उद्देश्य है। तो देखिए, अच्छा इस उद्देश्य की पूर्ति, इस उद्देश्य के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सपोज कर लीजिए आप 20,000 रुपये की लकड़ी खरीद कर लाए, ठीक है, और आपका सपोज कर लीजिए 5 साल से बिजनेस चल रहा पिछले, तो इस साल जब आपका स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी आपका स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी को पिछले साल की भी कुछ लकड़ी बची हुई पड़ी होगी। मान लो 5,000 रुपये की लकड़ी पिछले साल की बची हुई पड़ी हुई, और कुछ ऐसा माल भी बचा हुआ पड़ा होगा जो अभी तैयार नहीं हुआ था। जैसे सपोज कर लीजिए हमें फर्नीचर बनवाना था, टेबल बनवानी थी, तो टेबल पे लकड़ी और प्लाई तो लग गई है, लेकिन अभी उस पर सनमाइका प्रेस होना बाकी रह गया है और पेंट होना बाकी रह गया। तो हमारा जो माल वहाँ पर पड़ा होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक यानी कि रहतिया, रह गया माल पिछले साल। तो ये रह गया माल ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है कच्चा माल का रहतिया, एक होता है अर्धनिर्मित माल का रहतिया, और एक होता है निर्मित माल का रहतिया। निर्मित माल का मतलब तैयार माल। तो तैयार माल का जो रहतिया होगा वो आपका फैक्ट्री में नहीं होगा। तैयार माल का मतलब है कि तैयार माल हमारा शोरूम में रखा था और 1 साल जब ख़त्म हुआ तो उसमें से कुछ माल तो बिक गया, कुछ माल बचा रह गया। तो वो वहाँ कहाँ पर बचा रह गया? आपका शोरूम में बचा रहेगा। तो तैयार माल तो शोरूम में होगा। और हम निर्माणी खाता हमारा संबंध किससे रखता है? फैक्ट्री से, यानी कि कारखाने से। तो अभी हम बात करेंगे कारखाने में जो माल पड़े होंगे वो कौन से माल, क्योंकि कारखाने से माल जाता कौन सा? तैयार माल। तो कच्चा माल भी कारखाने में पड़ा होगा, लकड़ी वगैरह, और जो अर्धनिर्मित माल है वो भी पड़ा होगा। तो अर्धनिर्मित और कच्चा माल जो है इसके भी 2 प्रकार के रहतिये होते हैं, एक तो प्रारंभिक रहतिया और एक अंतिम रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया का मतलब जब हमारा वर्ष शुरू हुआ तब, और अंतिम रहतिया का मतलब है जब वर्ष ख़त्म हो गया तब जो बच गया। तो अभी हम बात करें कि पिछले साल जो अंतिम रहतिया था, पिछले साल के अंत में जो माल बच गया वो इस साल के लिए प्रारंभिक रहतिया होगा। तो अब हमने जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि हमारे पास 5,000 रुपये का कच्चे माल का स्टॉक रहतिया था और 2,000 रुपये का अर्धनिर्मित माल का रहतिया था। तो 5 और 2 7,000 रुपये का ये हो गया आपका। और 20,000 रुपये का आप और माल खरीद लाए, लकड़ी वगैरह, सनमाइका, ये सब चीज़ें खरीद लाए। तो टोटल माल आपके पास कितने हो गया? 27,000 रुपये का।
अब इस 27,000 रुपये को माल को यहाँ तक फैक्ट्री तक लाने में कुछ खर्च हुआ। जैसे लाने पर जो व्यय होते हैं निर्माणी खाते में, वो कौन कौन से व्यय हो सकते हैं। लाने में आपके जैसे ढुलाई, भाड़ा, यानी कि लकड़ी को आप लाए ढुलवा कर तो उसकी ढुलाई दी, भाड़ा दिया, बीच में कहीं चुंगी पड़ी तो चुंगी व्यय दिया। आयात कर का मतलब जब हम विदेशों से माल खरीदते हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जाती है, आयात कर दिया, ठीक है। और हो सकता है आपने 20,000 का माल खरीदा था, उसमें से कुछ माल आपने वापस भी कर दिया, तो वापस जो माल कर दिया तो एक्चुअली जो क्रय होता है वो जितने का क्रय किया उसमें से जो माल वापस कर दिया उसे माइनस करने हुआ। मान लो आपने 25,000 का माल खरीदा और 5,000 का वापस कर आया, तो खरीद जो बची आपकी क्रय वो 20,000 की होगी, तो 20,000 ही आपका यूज होगा, 25,000 का नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए अब माल आ गया यहाँ पर आपकी फैक्ट्री में, कारखाने में। अब कारखाने में जो मजदूर लगे हुए हैं माल को बनाने वाले, उन्हें आपने मजदूरी दी, क्योंकि अभी माल तैयार नहीं हुआ, वो खर्चे उस पर हो रहे हैं। बिजली का खर्च गया आपका, कारखाने के बीमे का प्रीमियम गया, प्लांट एवं मशीनरी जो मशीनों से माल तैयार हो रहा उसकी मरम्मत कराई, उसकी घिसावट हुई, हिरास कहते हैं घिसावट को, उसकी घिसावट हुई। और कारखाने में जो मैनेजर है उसका वेतन वगैरह दिया आपने। और स्टोर्स यानी कि कारखाने में तेल, कोयला, पानी, बिजली, गैस आदि खर्चे हुए। कुल मिलाकर आप ये समझिएगा 5,000 रुपये का आपका कच्चा माल था, 2,000 रुपये का आपका अर्धनिर्मित माल था, 7,000 रुपये का माल हो गया, 25,000 का आपने ख़रीदा था जिसमें से 5 का वापस कर दिया, तो 20,000 का वो बचा। 25, 5, 2, 7 और 20, 27,000 रुपये का ये माल आपने ख़रीदा। और जितने भी अभी हमने ढुलवाई, भाड़ा, आयात कर और कारखाने के व्यय ये सब बताए, मान लो ये 10,000 रुपये ये खर्च हो गए आपके, तो टोटल 37,000 रुपये आपके अब तक लग चुके हैं। लेकिन अब कारखाने से जो माल जा रहा है शोरूम में, अब जैसे ही बन के तैयार हुआ माल शोरूम के लिए, तो आपने देखा कि वहाँ कारखाने में अभी आपने 20,000 की लकड़ी खरीदी थी, उसमें से 5,000 की लकड़ी बची हुई पड़ी हुई है, और अर्धनिर्मित माल भी कुछ बचा हुआ पड़ा 1,000 रुपये का, तो 5 और 1 6,000 रुपये का तो माल अभी बचा पड़ा, वो माल आपका शोरूम में नहीं जा रहा। तो शोरूम में जो माल जा रहा उसकी लागत कितनी आई, टोटल जो माल बनकर तैयार हुआ था उसकी 37,000 रुपये की लागत आई थी, और उसमें से अभी 6,000 रुपये का माल बचा हुआ पड़ा। तो जो माल शोरूम के लिए जा रहा है उसकी लागत कितनी आई है, 6,000 माइनस कर दीजिए, 31,000 रुपये उसकी लागत आई। तो आपको जो निर्माणी खाते से है वो यही तो निकालना है कि जो हमारा माल जा रहा है शोरूम में उसकी लागत कितनी है, क्योंकि शोरूम में बिकेगा जाके। अब 31 वाला माल शोरूम में अगर 40 का बिक गया तो इसका मतलब 9,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो निर्माणी खाते में बेचना नहीं है, निर्माणी खाते में जो माल शोरूम को ट्रांसफ़र हुआ है उसकी लागत कितनी है उसे निकालना है आपको। तो अब निर्माणी खाते का थोड़ा प्रारूप देख लें। कोई भी अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, जितने भी, एक तो ऋणी और एक धनी पक्ष। तो एक ऋणी पक्ष में कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, कुछ चीज़ें धनी पक्ष में। अभी मैंने जो बताया था जहाँ 37,000 रुपये तक का चीज़ें आई थी वो सब ऋणी पक्ष में लिखी जाएगी, क्योंकि वो सब खर्चे थे। और धनी पक्ष में जो 6,000 रुपये का माइनस करना, यानी कि ऋणी पक्ष 37,000 रुपये का था, अगर इसे माइनस करना है, ऋणी को कम करना है, तो जितने रुपए से ऋणी को कम करना उतने रुपए आप धनी में लिख दीजिएगा, क्रेडिट में लिख दीजिए, तो उतने रुपए ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो अब हम इसका थोड़ा सा प्रारूप देख लें। ये निर्माणी खाता एवं व्यापार खाते में अंतर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले व्यापार खाते के बारे में समझ लेंगे तब अंतर को पढ़ेंगे। अब जैसे कि ये प्रारूप है इसका, इसमें देखें ये आपका जो है वो ऋणी पक्ष है। आपका जो ऋणी पक्ष है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका जो है वो ऋणी पक्ष है, ये वाला, और ये वाला आपका धनी पक्ष है। ये कौन सा है, धनी पक्ष, यानी कि ये आप कह सकते हैं क्रेडिट, और ये डेबिट। ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। इसके बाद देखिएगा अब हम ऋणी पक्ष में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने अभी बताया था प्रारंभिक रहतिया, तो प्रारंभिक रहतिया कौन कौन सा होता है फैक्ट्री में, 2 ही होते हैं, एक तो कच्चे माल का और एक अर्धनिर्मित माल का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कच्चा माल आपने क्रय किया है तो क्रय आ गया आपका 50,000 रुपये का।
कच्चे माल का रहतिया 20,000 रुपये का था, निर्मित माल का 9,000 का था। कच्चा माल आप क्रय करके लाए थे 50,000 रुपये का। किराए पर जो ढुलाई दी थी आपने वो 1,000 रुपये दी। मजदूरी दी थी आपने 8,000 रुपये। कारखाना बिजली व्यय दिया था आपने 3,500 रुपये। कोयला गैस पानी का 2,200 रुपये खर्च किए थे। मशीन की मरम्मत 2,750 दिया था। कारखाना का किराया दिया था 5,000 रुपये। और उत्पादन शुल्क, ये सब माल तैयार होने से पहले के खर्चे हैं। और माल तैयार होने से पहले के खर्चे कौन से होते हैं? वो सब फैक्ट्री में खर्चे हुआ करते हैं। तो फैक्ट्री से संबंधित वो खर्चे होते हैं, थोड़ा सा आप पहचान लें। और कुछ चीज़ें इसे बार बार जब आप देखेंगे तो ये याद हो जाएंगी आपको कि इनका संबंध फैक्ट्री से है, यानी कि कारखाने से है, और ये माल तैयार होने से पहले का खर्चा है। इसे इंग्लिश में भी अगर प्रारूप देखें तो इसे हम कहते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेज फ्रेट ऑन परचेज, वेजेज, और फैक्ट्री लाइट, कोयल गैस वाटर, और रिपेयर्स, और कारखाने का किराया यानी कि रेंट ऑफ फैक्ट्री, और उत्पादन शुल्क यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फीस, ये होता है इसका। आप देखिए अगर यहाँ पर आप टोटल करें 1,05,700, अगर हमारे पास कुछ भी कच्चा माल ना बचता, कुछ अर्धनिर्मित माल ना बचता, सारा माल तैयार हो गया होता, तो हमारे टोटल माल की जो लागत आई थी वो 1,05,700 रुपये आई थी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ से जो माल जा रहा है उस माल को तैयार होने में कुछ माल हमारे पास अभी कच्चा माल बच गया है, कुछ अर्धनिर्मित माल भी बचा पड़ा है। तो इसका मतलब लागत हमारी कम आई, वो जब तैयार करेंगे तो लिखा जाएगा। तो कितने का, यानी कि अंतिम रहती है जब माल तैयार हुआ है तो उस समय हमारे पास कच्चा माल 12,200 रुपये का बचा हुआ पड़ा था और अर्धनिर्मित माल 7,500 रुपये का बचा हुआ था। तो हमें क्या करना है, 1,05,700 में ये 12,200 और 7,500 को माइनस कर दीजिएगा। तो जितना आपका माल शोरूम में ट्रांसफ़र हो रहा है वो माल कितने रुपए का बनकर तैयार हुआ है वो निकल कर आ जाएगा। तो माइनस करने के लिए देखिए, अगर आप डेबिट साइड में ही लिख देंगे, इधर डेबिट साइड में ही अगर आप लिख देंगे इस साइड में डेबिट में ही, तो क्या होगा आपका, इसमें ये ऐड हो जाएगा डेबिट में। तो आपको तो माइनस करने का मतलब क्रेडिट साइड में लिखिए। क्रेडिट साइड का सिंपल सा मतलब है कि आपको क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब डेबिट का टोटल करके और इस क्रेडिट वाले टोटल को माइनस कर देते हैं। तो 12,200 7,500 को जब माइनस करेंगे तो 1,05,700 में तो आपके पास जो बचा वो 86,000 रुपये बचा। अब ये 86,000 रुपये क्या है, जो शोरूम में माल जा रहा है बिकने के लिए, ये उस माल की लागत है, ये वो माल इतने रुपए का तैयार हुआ। तो माल जो बनकर तैयार हुआ है उसकी लागत कितनी है जो बिकने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बिकने के लिए माल गया है उसकी लागत कितनी है, 86,000 आई है। यहाँ पर लिखेंगे भी आप शेष व्यापार खाते में। इसे बेटर ये होगा कि तैयार माल का शेष व्यापार खाते में हस्तांतरित, ये लिखिएगा। जो व्यापार खाते में हस्तांतरित हुआ तैयार माल, उसका शेष तैयार माल का कितना है, 86,000 रुपये में बनकर तैयार हुआ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो केवल वो व्यापारी बनाते हैं जो अपने यहाँ माल को तैयार करते हैं। तो उन्हें ये ज्ञात करना होता है कि हमारा माल जो शोरूम में बिकने गया है उसको तैयार माल की लागत कितने रुपए आई है। तो कितने रुपए आई है, 86,000। और ये आप ध्यान रखिएगा कि डेबिट साइड को अगर आपको माइनस करना है, कम करना है, तो जितने रुपए से डेबिट साइड को आपको माइनस करना उतनी अमाउंट आप क्रेडिट में दिखाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि डेबिट में माइनस का साइन लगा दें या डेबिट में कोई चीज़ काट कर लिख दें, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि डेबिट को कम करने का मतलब क्रेडिट में कर दीजिएगा और क्रेडिट को कम करने का मतलब डेबिट में लिख दीजिए। तो अभी आपको डेबिट में से ये माल को माइनस करना था, इसलिए आपने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। थैंक यू। आई थिंक आपको ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी 2-4 एक्सपेंसेस और, जैसे इसमें दे दिया था आपका मशीनों की मरम्मत, अगर मशीनों का डेप्रिसिएशन दे दिया होता वो भी यहीं पर लिखते। इसके अलावा कारखाने के प्रबंधक की अगर वेतन वगैरह दिया होता वो भी डेबिट में ही लिखते। इसके अलावा प्रयुक्त
कुछ स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर वगैरह दिया होता, वो भी सब यहीं पर लिखा जाता। जैसे कि ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तेल, कोयला, पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में ही लिखी जाती हैं, क्योंकि इनका संबंध जो होता है वो कारखाने से होता है। कारखाने से संबंधित ये चीज़ें होती हैं, और व्यय होती हैं, व्यय जितने भी होते हैं वो रीडिंग में लिखते हैं, और जितनी भी इन व्ययों को जो चीज़ें कम करती हैं उन्हें धन में लिखते हैं। थैंक यू।